नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं सुनील कुमार। बात करेंगे यूक्रेन रशिया मसले पर। लगातार 7 दिन हो गए हैं, 8वें दिन की ओर वक्त बढ़ रहा है, लेकिन हालात लगातार खराब हैं। अब इसी मसले पर बात करेंगे। मेरे साथ रिटायर्ड जयवंत सिंह कर्नल हैं और भारत सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ रिटायर्ड कर्नल डीएस गरेवाल साहब और रिटायर्ड कर्नल दर्शन ढिल्लों साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी जगबाणी। थैंक यू। सर, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा जयवान सर। भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। रूस की तरफ से अभी कुछ ही वक्त पहले खबर आई कि रूस के जो राजदूत हैं उन्होंने बताया कि भारत सरकार के साथ अब वो लगातार संपर्क में है और यूक्रेन में जो छात्र हैं फंसे हुए, उनको निकालने में हर संभव वो सहयोग करने की बात कह रहे हैं। बात ही होगी या सिर्फ इस पर असर भी होता दिखेगा? थैंक यू संदीप जी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है जिसके ऊपर हम आज डिबेट करने को चल पड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं, फिर मेरे को कुछ अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में 2-3 बातें कहनी है, वो कहूंगा। बिल्कुल उसको शॉर्ट रखूंगा। पहली बात यह है कि जो हमारे छात्र वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने का, वहां से वापस लाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब तक उसमें कोई अड़चन नहीं आई है। उसको इनफैक्ट उसको मोमेंटम मिल रहा है काफी। और अब तो हमने अपने 4 मिनिस्टर भी वहां भेज दिए हैं, साथ वाली कंट्रीज में, रोमानिया, पोलैंड वगैरह में, जो कि वहां जाके उसको सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और वहां के जो लोग हैं उनको भी, वो भी ये चाहते हैं कि कोई ऐसे दूसरी कंट्री के सिविलियन के साथ कोई जान मान का नुकसान ना हो जाए, जिस कारण के लिए सिर्फ रूस ही नहीं, यूक्रेन भी हमारे साथ पूरी मदद कर रहा है उनको यहाँ निकालने के लिए। तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि पूरी सुरक्षा से हमारे जो वहाँ सिटीजन्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, वो वापस आ जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्यों नहीं भेज देते हो। मिलिट्री एयरक्राफ्ट हमारे पास रशियन एयरक्राफ्ट है ज्यादातर, या अमेरिकन है। उनको वहां कॉम्बैट जोन में जाना खतरनाक है। कोई उसको कहीं स्टिंगर मिसाइल वगैरह मार दे तो प्रॉब्लम पड़ सकती है। इसलिए हम एयर इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एयर इंडिया ने एक बहुत अच्छा वो जज्बा दिखाया है कि वो अपने प्लेन्स को इस तरीके से दे रहे हैं। ये हमारे नेशन की बहुत बड़प्पन है कि सब इकट्ठे मिलके इस चैलेंज को मीट कर रहे हैं और हम इसमें से निकल जाएंगे। अब इतना कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं संदीप जी कि हमारी जो पोजीशन है वहां पर, वो एक ऐसी बात नहीं है कि हम रशिया के पास है तो हम यूक्रेन को छोड़ रहे हैं। हमने एक राइटियर स्टैंड लिया है। और हमारा राइटियर स्टैंड ये है कि वहां की जो वायलेंस है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जानी चाहिए और आर्बिट्रेशन हो जानी चाहिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको की बातचीत करके निपटाया जा सकता है। और इसलिए इसकी जो इतनी बड़ी वो नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने यूनाइटेड नेशंस में अपनी वोट नहीं डाली है। और हमने एक अपनी पुरानी जो नॉन अलाइंड जो हमारी पॉलिसी है उसको फॉलो करने की सोची है। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि हमने एक बहुत ही मैच्योर और राइटियस और एक बहुत अच्छी अप्रोच ली है इस चैलेंज के लिए, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हर तरफ से हम अपने आप को बिल्कुल सुचेत रख रहे हैं। जी, चलिए गरेवाल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मिसाइल का जिक्र इन्होंने किया, लेकिन उड़ानों का जिक्र भी साथ में हो गया। अभी इंडिया से स्पाइस एयर इंडिया के साथ और 2 और कंपनी है जिनकी फ्लाइट्स वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, यहाँ पर लाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि 2 मुल्कों की इस वक्त लड़ाई चली हुई है। इस लड़ाई के बीच उड़ान भरना जो हवाई रास्ते होते हैं उस पर कितना आसान है और कितना खतरनाक है? ये उड़ान स्पेसिफिकली उस एरिया में खतरनाक है जहां लड़ाई चल रही है। लेकिन जैसे पोलैंड है, रोमानिया है, वो दूसरे थोड़ा हटके हैं, वहां जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां उन्होंने एयर स्पेस बंद नहीं किया है। वहां फ्लाइट करना कोई मुश्किल नहीं है। ये पॉइंट के आर्मी जो है, एयरफोर्स है, वो नहीं जा सकती है। उनकी फ्लाइट जा रही है। उन्होंने अभी प्लान जो है वहां पहुंचा है, वो वोकेट करने के लिए वो भी तैयार है। ओनली प्रॉब्लम ये आया है, प्रॉब्लम के लेट हम बहुत हो गए, जबकि 11 से हमें पता था और वार्निंग भी देते रहे थे स्टूडेंट्स को कि जल्दी निकलें
और इनको वैक्यूएट उस टाइम पे करना चाहिए था। स्टूडेंट इसलिए निकले कि कास्ट बहुत ज्यादा कर दी थी एयर इंडिया ने। एयर इंडिया ने पहले 1,20,000 फिर 70,000 60,000, जिसके कारण वो बच्चे नहीं निकल सके। अगर ये स्टेप उस टाइम पे लिए होते तो ये आज ये मुश्किल नहीं आती। प्रॉब्लम इसी के, क्योंकि एयर इंडिया ने कास्ट ज्यादा मांगी थी जो वो नहीं दे सकते थे, और जिसने दिया भी उसका भी लास्ट मिनट पे कैंसिल हो गया। 26 को, 25 को, 27 को उनकी जो फ्लाइट नहीं जा सकी और नहीं वो बाहर निकल सके। ये प्रॉब्लम आए थे। 420 में ही आ गया था वापस, 2 पहले आ गए थे। अगर ये पहले प्लान करके पहले एक्शन हो जाता तो ये आज सिचुएशन हालात नहीं होते। पर फिर भी मैं इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। जो अभी बच्चे निकाले हैं, कुछ एक रह गए हैं अभी, तो जैसे कीव से सब बच्चे निकल गए हैं, खारकीव से निकलना मुश्किल है, और दूसरी जैसे यहाँ बमबारी चल रही है वहां से भी निकलना मुश्किल हो रहा है। और जितनी जल्दी थोड़े से जो बच्चे रह गए हैं 6-7 हजार, वो भी निकल जाने चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जी चलिए, दर्शन ढिल्लों साहब आपके पास आना चाहूंगा। अमेरिका ने कहा कि ये एक मिसाइल देंगे, स्टिंगर मिसाइल यूक्रेन को। अब आपका तो काफी गहरा नाता रहा है, जब आप फौज में थे, अपनी सेवाएं देश के लिए दे रहे थे, तो ये स्टिंगर मिसाइल कितनी कामयाब साबित हो सकती है रूस के हथियारों के सामने? देखिए, इससे पहले कि मैं स्टिंगर मिसाइल पे आऊं, मैं ये बीजेपी प्रवक्ता ने यहाँ अपनी जो लीपापोती करी है उस पे 2 सवाल करना चाहता हूँ। यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, उनको ट्रेन नहीं चढ़ने दिया जा रहा कीव से, और ये कहते हैं यूक्रेन कॉपरेट कर रहा है। आप जो अपने स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं, चल क्या रहा है? आप कह रहे हैं यूक्रेन से बाहर आ जाइए, हम मदद करेंगे। अरे भाई, अगर वो यूक्रेन से बाहर ही आ गए तो मदद तो खुद कर लेंगे। आपको यूक्रेन के अंदर जाना चाहिए। आप हर वॉर जोन में जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऐसे कामों के लिए यूज करी जाती है, उनको रिक्वेस्ट करी जाती है, वो फ्लाइटें अरेंज करते हैं, वो बसें अरेंज करते हैं। अफगानिस्तान में हुआ, ईरान इराक में हुआ, इवन की बांग्लादेश में जो कैदी थे वो रेड क्रॉस ने हैंडल किए थे। तो हम रेड क्रॉस में जाने से क्यों घबरा रहे हैं? आपने उनको फंडा दे दिया है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पहुंचते हैं तो एक उनसे वंदे मातरम को आते हैं, मिनिस्टर जहाज में घुस के उनका वेलकम करता है। अरे जब वो आ गए तो वेलकम तो हो ही गया। आप वहां जाइए, अंदर जाइए। आपने क्या दिया उनको? आप कहते हैं कि झंडा लगा लीजिए, आपको कुछ नहीं करेगा। बॉम्ब और मिसाइलें झंडे नहीं देखती, वो किसी के ऊपर भी गिरेंगे। आपने सेफ शेल्टरों से निकाल के वो स्टूडेंट खड़े कर दिए 30-30 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे, -3-4 डिग्री टेम्परेचर में रात को, और कहते हैं आप कॉपरेट कर रहे हैं। जब फ्लाइट चल रही थी, सिर्फ एक फ्लाइट आई। एयर इंडिया आपका नेशनल कैरियर नहीं है, आप एयर इंडिया की बूस्टिंग करते हैं, वो भी प्राइवेट कंपनी है। आपकी स्पाइस जेट, इंडिगो, वो क्यों नहीं डिप्लॉय हुई? और एयरफोर्स क्यों नहीं डिप्लॉय हुई? बाकी कंट्रियों में अगर ईरान इराक के टाइम में एयरफोर्स यूज होती है तो यहाँ क्यों नहीं होती? खतरा यूक्रेन में है। यूक्रेन के, जब आपको मालूम है यूक्रेन हमारे विरोध में काम कर रहा है, आप वहाँ हमारे स्टूडेंट को टारगेट बनवा रहे हैं कि फ्लैग लगा लीजिए, आइडेंटिफिकेशन हो रही है उनकी, और इस तरह से आप उनको हरास कर रहे हैं। आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? मिनिस्टर वहां 4 भेज दिए आपने। मिनिस्टर क्या करना, क्या है जो करना है आपने कूटनीतिक तौर पे करना है, कम्युनिकेशन करनी है, और किसी न किसी को अंदर भेजिए। जैसे ईरान इराक में गए थे, अफगानिस्तान में गए थे, किसी को भेजिए और रेड क्रॉस की मदद लीजिए। आप सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग के चक्कर में उन स्टूडेंटों को वहां फंसा के रखा है। 6 दिन हो गए, नेट नहीं चल रहा है, पैसे नहीं है लोगों के पास। और दूसरा ये कहते हैं कि कर्नल साहब कह रहे थे कि उनको पैसे की प्रॉब्लम थी, टिकट महंगी थी। इस टाइम में पैसा नहीं वैल्यू है। जो स्टूडेंट वहां जाते हैं वो गरीब नहीं है, पहली बात। 30-35 लाख वो पढ़ाई का खर्चा देते हैं, तो 60-70 हजार की टिकट उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, अगर पेमेंट पे भी आ रही थी। पर हुआ क्या है कि हमने उनको क्लियर पिक्चर नहीं दी। जयवंत साहब से ही पूछ लेते हैं ढिल्लों साहब। मैं तस्वीरें वो दिखा देता हूँ जहाँ पे भारतीय लड़कियां खड़ी हैं। जब ये तस्वीरें आई और हम लोगों ने वो दिखाइए ना, ये यहाँ कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही है सरकार। वही मैं सरकार की कारगुजारी को देखिए, ऑडियो वायरल हो रही है कि एमईओ उनको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जयवान साहब, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष, मैं राजनीतिक मसला नहीं बनाना चाहता इसको, लेकिन सवाल अब कर्नल साहब ने भी उठा दिया। फौज में इन्होंने भी सेवाएं दी हैं, गरेवाल साहब ने भी दी हैं और आपने भी दी हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जब चुनाव चले थे भारत में, तब एक नोटिफिकेशन आ रहा था बार बार, तो क्या सरकार को उस तरफ उस वक्त
ध्यान नहीं देना चाहिए था यूक्रेन वाली तरफ पे? मैं देखिए जब आया था यहाँ तो मैं बिल्कुल भी किसी तरीके से, किसी राजनीतिक तरीके से इस डिबेट में बिल्कुल नहीं था आया। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आया था। मैं अपने कंट्री का और अपनी कंट्री में रहने वाले लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आया था। अभी इसको एक राजनीतिक ढांचा दे दिया है अपने मेजर साहब ने, या जो भी दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं दूसरे। मेरे को पूरा यकीन है कि ये किसी ना किसी ऑपोजिशन पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्होंने एक ऐसा नेगेटिव खड़ा किया है जिसको खड़ा करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ ये पूरा देश देखिए, या मेरे को बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए। ठीक है, बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोल लीजिए। आपके पास भड़ास है निकालने के लिए, आप उसको निकाल लीजिए पहले, मैं बाद में बोल लूंगा। भड़ास 25,000 परिवारों की है। ढिल्लों साहब, आप वो परिवार नजर आ रहे हैं, हमें पूरा देश नजर आ रहा है, हमें 18,000 वहां के लोग नजर आ रहे हैं, हमें ये नजर आ रहा है कि रोज वहां से 3, 4, 5, 10 फ्लाइट्स वापस आ रही हैं, हमें ये नजर आ रहा है कि 50% से ऊपर वहां के स्टूडेंट्स को हम वापस लेके आ गए हैं। इनको क्या यहाँ बैठे कि रेड क्रॉस को यूज करना चाहिए? क्या अभी ये सरकार को बताएंगे कि किस किस चीज को यूज करना होता है? क्या ये सरकार में है? इनको पता है कि वहां क्या क्या यूज हो रहा है? इनको पता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी कितनी चल रही है, ट्रैक 2 के ऊपर कितना चल रहे हैं, कितने जनरल्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन कौन वहां गया हुआ है, किस तरीके से यूक्रेन से बातें हो रही हैं, किस तरीके से रशिया से बातें हो रही हैं? क्या इनको ये पता है? यहाँ आके बैठ जाते हैं डिबेट के अंदर और आके पूरे पूरे देश का जो मोराल है उसको धिजियां निकालनी शुरू कर देते हैं। बड़ा अफसोस होता है मेरे को जब इस तरीके की डिबेट होती है तो पूरा देश लगा हुआ है इस काम के ऊपर, यहाँ ये आके अच्छी बातें करते हैं। हमें तो अफसोस हो रहा है कि आप इतना मडस्लिंगिंग क्यों कर रहे हैं? आपको क्या इंटरेस्ट है? जो सच्चाई है, सच्चाई बताई जा रही है ना आपको। नहीं, सच्चाई तो मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? आप सच्चाई तो ये भी है कि बहुत सारी फ्लाइट्स वहां से आ चुकी हैं। As an army officer, I am telling you the facts. The facts are the work was not done in time. If it would have done in time, then would not have been there. कंडीशंस बहुत बुरी है लोगों की उधर, बहुत बुरी कंडीशन है लोगों की उधर। अभी रोते हैं जैसे चैनलों पे आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। आपको इसका भी सोचना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है ये। उसका तो सोचना नहीं है। आप एडवर्टाइजमेंट पे कम ध्यान दें। एक ही डेथ हुई है अभी तक वहाँ, वो भी आप चाहते हैं बाकी के भी हो जाए, सारे जो हैं वो निकल रहे हैं। आप सरकार को जगाने के लिए काफी नहीं है। बहुत गलत अप्रोच है आपकी गुजारिश करूंगा, वक्त बहुत कीमती है और मसला बहुत गंभीर है, क्योंकि विचार से एक आइडिया निकाला जा सकता है कि कैसे इस मसले को जल्दी से जो है अच्छे रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है। जयवान साहब, आप बोल रहे थे, काफी के पास आना चाहूंगा। अभी ऑपरेशन गंगा भी चलाया जा रहा है, मिनिस्टर भी वहां पे गए हुए हैं। आज शाम तक लगभग 1000 के करीब और वहां से छात्र जो है वापिस आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच मेरा सिर्फ इतना ही सवाल था, एक राष्ट्र हित के तौर पर पूछना चाहूंगा। हमारे लिए, हम सभी के लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है। एक पार्टी के नाते नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे पार्टी को रिप्रेजेंट करें। हाँ, सरकार का पक्ष आप रख सकते हैं, लेकिन पहले जब चुनाव थे तो क्या सरकार को उस वक्त ये कदम नहीं उठा लेना चाहिए था? या अभी जो चीजें चल रही हैं तो ऐसे में क्या इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इन सब की जो है वो जरूरत है कि उनको अब मोर्चा दे दिया जाए कि फौज आगे आ जाए? बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मैं अभी कर्नल साहब को वही कह रहा था, संदीप जी, जब एक कॉन्फ्लिक्ट जोन आ जाती है तो उसमें फॉग ऑफ वॉर में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। डिसीजन मेकिंग इतनी आसान नहीं होती है। कब भेजना है, कब नहीं भेजना है, लड़ाई शुरू होगी कि नहीं होगी, उसकी बातें चल रही थी। बातों के टाइम के ऊपर वहां के स्टूडेंट्स भी नहीं थे आना चाहते, यूक्रेन वाले भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज इस बात को समझिए कि ये जो अटैक है ये अल्टीमेटली सडनली किया था रशिया ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा था कि हम 4 दिन के बाद अटैक करेंगे या कुछ ऐसे था। ऐसे हालात के ऊपर वहां से लोग नहीं निकलते। यूक्रेन के भी रिफ्यूजीज निकले हैं, 5 मिलियन रिफ्यूजीज वहां से निकले हैं। तो आप अभी मेरे को ये बताइए कि अगर यूक्रेन वाले खुद ही नहीं थे निकल रहे तो दूसरे जो छात्र वहां पढ़ रहे थे वो क्यों निकलेंगे? ये बातें जो हैं, इसमें हर चीज में एक नेगेटिविटी लेके आने से बात नहीं बनती है।
प्रॉब्लम जी जो गवर्नमेंट होती है वो हर चीज को देख रही होती है। गवर्नमेंट तो नहीं थी ना इलेक्शन लड़ रही, इलेक्शन तो पार्टी लड़ रही थी। गवर्नमेंट अपना जी काम कर रही थी, गवर्नमेंट को पता था, गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस थी, गवर्नमेंट ने तैयारी कर रखी थी, और गवर्नमेंट अपने ही एक बनाए हुए गेम प्लान के साथ चल रही है, जो कि गेम प्लान जो है वो पूरी दुनिया को बताया नहीं जाता है। जब इतना बड़ा कोई एक होती है उसमें बहुत सारी सीक्रेसी भी होती है, क्योंकि यूक्रेन से वो क्या बात कर रहे हैं, रशिया से क्या जी बात कर रहे हैं, और वो अपने जहाज क्यों नहीं लेके जा सकते। अगर हम जी अफगानिस्तान में अपने जहाज लेके जा सकते तो यहाँ क्यों नहीं लेके जा सकते? कोई प्रॉब्लम होगी ना संदीप जी? क्या जी हमको सबको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमें इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, और हमें नहीं इस नहीं, बात का हमें विश्वास हमें भी रखना भारत चाहिए कि सरकार गवर्नमेंट जो पे कर रही है सही कर रही है। पर अपने जवानों पे भी। गरेवाल साहब, आपके पास आऊंगा। बहुत युद्ध हाँ आपने जी। देखे हैं। अभी का जो युद्ध है, कीव हो गया, उसके साथ निकोलाइव हो गया, उसके साथ इरपिन हो गया। ये बड़े शहर हैं, खूबसूरत शहर हैं, जो अब खाक हो गए। इन खाक हुए शहरों के बीच जो भारतीय फंसे हैं 1200 किलोमीटर, वो दौर याद आ जाता है मुझे कि भारत में जब कोरोना काल था, तो उस कोरोना काल में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर लोग जो थे लॉकडाउन के दौरान अपने घर तक पहुंचे थे। कई कई दिन वो सड़कों पर रहे। अब ऐसे ही हालात यूक्रेन में है। वहां पर इससे भी घातक हथियार बरते जा रहे हैं। यहाँ पे तो महामारी थी और पूरी दुनिया में महामारी थी, लेकिन वहां पे तो ये नहीं पता लग रहा कि कब कहां पे गोला बारूद किसके ऊपर आ गिरे। तो ऐसे में जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, जहां पर ये एयरबेस बनाए गए हैं, या जहां पर कहा जा रहा है कि भारतीय छात्र यहां पर आ जाएं, यहां तक पहुंच जाएं, ट्रेनों की आवाजाही में भी अब दिक्कत आ रही है, बसेस में दिक्कत आ रही है। तो उनके लिए अंदर से कैसे निकाला जाए, जो अंदर बैठे हैं, कीव हो गया, खारकीव हो गया, या और भी कई शहर हैं जो अंदर है यूक्रेन के। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि कम्युनिकेशन सेटअप ठीक होना चाहिए था। अगर वो अंदर उनकी एम्बेसी काम नहीं कर रही थी, जिसके लिए लोगों की काले पे काले आ रही थी लेकिन अटेंड नहीं कर रहे थे, तो अल्टरनेटिवली उनको कम्युनिकेशन सेटअप ऐसा एस्टैब्लिश कर देना चाहिए था कि सभी के साथ कम्युनिकेशन उनका लगातार होता रहा और उनके हालात के बारे में वो जानते रहे। और कई बच्चे जो पैदल भी चले हैं, उनका जो कम्युनिकेशन था बीच में टूट रहा था, क्योंकि वहां जो नेट नहीं थे। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 10-10 दिन 7-7 दिन पैदल चले हैं और बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, पर ये बहुत कम है। लेकिन अभी जितने भी बच्चे अभी वहां फंसे हुए हैं, उनका तो अभी निकलना इसलिए मुश्किल है कि जो अगर ट्रेन को ठीक इस्तेमाल करा जाए और ट्रेनें यूज की जाए तो बहुत लोग निकल सकते हैं। और खास करके अगर वो अपने ही बाशिंदों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इनको प्रेशर करना चाहिए कि हमारे जितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं इनको भी प्रायोरिटी दो, इनको भी एक्चुअली उनकी पुलिस जो है इसमें मदद कर सकती है। और खास करके इंडिया को यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि ट्रेन के जरिए इनको बाहर निकालने दें और रुकावट मत डालें। और खास करके अगर कोई टैक्सी जाती भी है, यूक्रेन वाले मत उनके ऊपर प्रॉब्लम करें, उनको जाने दें। क्योंकि रशिया वालों को अगर फ्लैग उनको बता दिया जाए कि भाई जो इंडिया फ्लैग है उसको मत डिस्टर्ब करें, तो टैक्सियां भी जा सकती हैं, टैक्सी चलती हैं। तो इन दोनों रास्तों से हम अपने स्टूडेंट्स का बचाव कर सकते हैं। जी नहीं जयवान जी, मैं आपसे पूछ रहा था, एक तो एयर जो सायरन बार बार हो रहा है, और उसके बीच पोलैंड के जो अभी डाटा आया जयवान जी, तो उसमें 4.5 लाख के करीब लोग जो है वो वहां पर जाकर चले गए हैं शरणार्थी के तौर पर। तो ऐसे में इंडियंस क्या करें? और दूसरी बात एक बड़ी सामने आई, शायद उस बात की अभी छानबीन भी जारी है, लेकिन चर्चाएं ऐसी भी हैं कि जो लोग अमेरिका कनाडा इन रास्तों से जाते हैं, या जिनसे कई तरीके गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, तो उन लोगों को, या ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जो बिना वीजा के वहां से आते जाते हों, या जिनके वीजा खत्म किए गए हों। वीजा वाला डाटा तो होता है, लेकिन ऐसा डाटा जो है, तो फिर उन लोगों को कैसे बचाया जाएगा? बिल्कुल सही है संदीप जी। पहली बात तो जो कल गरेवाल साहब ने कहा, ये उनका तजर्बा बोल रहा है। बहुत ही उनके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत जायज पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट के साथ लाइजों करना, प्रेशर मेंटेन करना, एम्बेसी कोई बात करेगी, पुलिस प्रायोरिटी देनी, ट्रेन को इस्तेमाल करना, ये सब बातें हमें सिखाई हुई हैं। पर अगर गरेवाल साहब ये बातें जानते हैं और मैं ये बातें जानता हूं, तो हम ये भी मान के चलें कि जो वहां काम कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, वो ये हमसे ज्यादा जानते हैं। तो वो सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, वो इससे भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं।
तो दूसरी बात जो आपने ये बात की है रिफ्यूजीज की, ये इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा चिंताजनक प्रॉब्लम पड़ गई है। क्योंकि अब तक तो वहां से रिफ्यूजीज निकल नहीं थे रहे। जो अगर रिफ्यूजीज ने निकलना शुरू कर दिया, ये भगदड़ वहां शुरू हो गई, तो हमारा जो अब तक का ये बहुत एक स्मूथ डी इंडक्शन प्लान चल रहा है, इस प्लान के बीच में अड़चन आ सकती है। और इस अड़चन के बारे में मैं आपको ये सफाई से नहीं कह सकता कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या नीति बनाई है, क्योंकि नीति तो वो बनाते हैं, तो सीक्रेट रहती है। पर मेरे को पूरा यकीन है कि इस अड़चन को भी पूरा करके वहां से लोगों को बाहर निकालने की नीति के ऊपर गवर्नमेंट इस टाइम पर लगी हुई होगी। और इसी वजह से ये कह रही है कि 4 मिनिस्टर, संदीप जी, एक मिनिस्टर का बहुत जोर होता है। जब एक मिनिस्टर वहां चला जाता है तो सब एम्बेसियों को भी काम करना पड़ता है। जब मिनिस्टर चला जाता है, वो टेलीफोन के ऊपर डायरेक्टली बात भी कर सकता है वहां के मिनिस्टर्स के साथ, वो प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से भी बात कर सकता है। तो अपना एक हाई पावर डेलीगेशन भेजने का मतलब ही ये होता है ताकि आप प्रेशर बना सको, और प्रेशर आप मल्टीपल लेवल्स के ऊपर प्रेशर को बनाओ, ये नहीं कि एक ही लेवल के ऊपर प्रेशर बनाना है। तो ये सारी बातें जो गरेवाल साहब की है, इनको मैं मानता हूं कि ये करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि सिर्फ यही नहीं हो रही होंगी, इससे और भी ज्यादा बहुत कुछ हो रहा होगा। कोई इतना आसान नहीं होता किसी को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकालना, और उसमें चुनौतियां आती हैं, उसमें नुकसान होते भी हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी तक एक ही अनफॉर्चुनेट डेथ जो है वो रिकॉर्डेड है, और हम तो पूरा उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सिटीजन, सारे बच्चे खुशहाल वापस आ जाएंगे। और हमें यही चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी वजह करे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट को ये काम बखूबी निभाना, ये गवर्नमेंट का मैंडेट है। और गवर्नमेंट इस काम को अपनी पूरी क्षमता, अपने पूरे ताकत, अपने जोर, अपने एक्सपीरियंस से इस काम को अंजाम लाने की कोशिश करेगी। जी। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ढिल्लों साहब, आप सुन पा रहे हैं ढिल्लों साहब मुझे? चलो उनसे फिर संपर्क। हाँ जी, सुन पा रहे। अच्छा ढिल्लों साहब, ये जो दूसरी बात, अभी कूटनीति की बात आपने की, आपने जयवान जी पे सवाल उठाया, सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठाया। कूटनीति के साथ साथ एक बड़ा अहम सवाल है, आपसे भी पूछना चाहूंगा और गरेवाल साहब आपसे पूछना चाहूंगा, पहले ढिल्लों साहब से जवाब ले लूं। ऐसे वक्त पर क्या अच्छा हथियार या अच्छी ट्रेनिंग, या जैसे आम लोग यूक्रेन में सेना के साथ आ खड़े हुए हैं कि हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या सही है, क्या अच्छा होना चाहिए? अच्छे हथियारों से जंग जीती जाएगी या अच्छी ट्रेनिंग से? देखिए, ये सभी चीजें कंबाइंड ही होती हैं। अकेले हथियारों से या ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, मोरल भी होना चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए जब आप लड़ते। चलो, ढिल्लों साहब से लगातार तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट रहा है, तो मैं आपसे गरेवाल साहब पूछना चाहूंगा, क्या अच्छे हथियार जंग को जीत दिलाएंगे या फिर अच्छी फौज की ट्रेनिंग? देखो, अच्छे हथियार तो जरूरी हैं, दूसरा ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है मैन बिहाइंड द वेपन। और मैन वो भरोसे वाला होता है जिसको हथियार अच्छी तरह चलाना आता है और मार्क्समैन है। और इस हालत में ठीक है, उन्होंने आम लोगों को हथियार दे दिए हैं, पर उनको ट्रेनिंग कहाँ से आएगी? और उनके ऊपर जो हौसला है वो उतना नहीं होगा, क्योंकि वेपन के ऊपर तो मास्टरी है नहीं उनकी, तो वो हम ज्यादा गिनती नहीं कर सकते उनकी। हाँ, स्पिरिट जरूर है, जो आम लोगों को स्पिरिट बनती है, और खास करके इसी स्पिरिट के साथ जो ट्रेंड सिपाही हैं, जब सोल्जर्स हैं, वो भी हौसला मिलता है उनको। हाँ, ज्यादा उनकी जो है वो कैपेबिलिटी नहीं है, और ना ही वो जो बढ़ते हुए टैंकों को और मिसाइलों के अटैक को कुछ भी कर नहीं सकते हैं वो। उससे जो है यही अच्छा होगा कि जो है लड़ना है तो सिर्फ सैनिक आगे लड़ें, और दूसरे जो है वो सिविल डिफेंस के लिए काम करें, यही बेहतर रहेगा। लोगों की मदद की बहुत जरूरत है इस टाइम पे, जख्मियों को निकालना, अस्पताल पहुंचाना और खाना पहुंचाना। आजकल तो सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारा खाना और पानी देना, ये अगर वो कर सकें तो ये बहुत बड़े काम होंगे इस हालात में। क्योंकि सिविलियंस को सिर्फ हथियार दे के अगर आगे रखोगे तो ये जो दूसरे काम है वो रुक जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर ये पहले ट्रेनिंग, जैसे हमें इंडिया में
एनसीसी चलाई हुई है, एसीसी है, उनको हथियार की ट्रेनिंग पहले होती है अगर, और दूसरा रिजर्व होते हैं जी, और तीसरा जो रिटायर्ड फौजी सैनिक होते हैं। स्पेशली आप इजराइल को जानते हैं, उनका हर आदमी ट्रेंड है। यूक्रेन में ऐसा नहीं है। इजराइल जी। में तो जब लड़ाई लगती है तो एकदम सारे ही आ जाते हैं हथियार सोल्जर बन के, क्योंकि जी। उनको पूरी ट्रेनिंग मिलती रहती है बीच बीच में। अगर ये सिस्टम खास करके इंडिया में भी होना चाहिए, इंडिया ने ये प्लान बनाई भी हुई है कि एनसीसी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाया जाएगा और बहुत ज्यादा नई बटालियन खोली जा रही हैं, लेकिन वो भी वक्त हमें तैयार रहना चाहिए कि हर एक आदमी लड़ने के लिए तैयार हो। ट्रेनिंग अगर पहले दे दी जाए तो ये सिचुएशन नहीं आती। तो इस हालत में तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, इतना इफेक्टिव। आपके पास आना चाहूंगा, पुतिन की ओर से, रूस की ओर से ऐलान कर दिया गया कि अलर्ट पर सेना रहे और परमाणु का इस्तेमाल भी हो सकता है, ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या हिरोशिमा नागासाकी हालात बन जाएंगे पूरे रूस में और यूक्रेन में? देखो जी, इसीलिए तो मैं पहले से ही कह रहा हूं कि हमने एक नॉन अलाइंड वहां वोट ना करके, इंडिया की क्षमता ही ये थी, इंडिया की डिसीजन ही ये थी, किसी ना किसी तरह से दोनों किसी का पक्ष ना लेते हुए इंडिया ये कहना चाहता था कि इस वायलेंस को खत्म करो, नेगोशिएट करो, रशिया और नाटो जो है वो इकट्ठे बैठ के इस बात को सुलझा ले, क्योंकि ये बात सुलझाई जा सकती है। क्योंकि अगर ये यहां तक पहुंच गई कि न्यूक्लियर वेपन्स शुरू हो गए, और देखो अभी भी जिस तरीके से वैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने सोचा था कि वो बहुत जल्दी यूक्रेन को ले लेगा, उससे हुआ नहीं। पिछले 7-8 दिनों में उसकी जो एडवांस है यूक्रेन में, अभी तक तो 10% 12% टेरिटरी भी उसने वो नहीं ले सका। तो इसका मतलब ये बड़ी लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर हो जानी है। इसका मतलब ये है कि जब उनके रिजर्विस्ट आ जाएंगे, उनके पास वेपन्स कम हो जाएंगे, तो नाटो और दूसरी कंट्री जो है उनको दोबारा वेपन्स देके उनको खड़ा करेगी कि इसको लड़ो। तो ये सारी बातें जो हैं संदीप जी, ये ठीक नहीं है। ऐसी लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर यूरोपियन सेक्टर में, इससे पूरे दुनिया के ऊपर असर पड़ सकता है। ये भी कहा जाता है कि चाइना इस चीज का फायदा उठा के अपने पुराने मसलों को ठीक करने की कोशिश कर लेगा, जिसके लिए चाइना ने अपनी बिल्डअप जो है वो तैवान की तरफ शुरू कर भी दी है। चाइना ऐसा भी कर सकता है कि वो तैवान की तरफ भी बिल्डअप शुरू करे और इंडिया की तरफ भी अपना फ्रंट खोल ले अपनी प्रॉब्लम्स को, जिसके कारण कि इंडिया को भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे मिलके इस बात का फायदा उठा ले। आफ्टर ऑल चाइना ने पहले भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का फायदा उठा के ही हमारे ऊपर अटैक किया था 1962 में। तो भारत को इस बात के लिए भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े मसले हैं संदीप जी, इन द सेंस कि आप तो न्यूक्लियर की बात कर रहे हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता अगर एक भी परमाणु बॉम्ब कहीं गिर गया तो वो उसका एक स्पिल ओवर ट्रिगर रिएक्शन ऐसा हो जाएगा कि दुनिया बर्बाद हो सकती है। सो बेस्ट है जो कि हमारी कंट्री ने बार बार कहा है अपने आदमियों को वहां निकालते हुए कि हम बिल्कुल तैयार हैं, पर हम किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। हम यही कहते हैं कि इस वायलेंस को किसी तरह से खत्म करो, और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस को भी अभी थोड़ा सा और जोर दिखाना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी की तरफ हो जाए और सारे इकट्ठे मिलकर सोचते हैं कि वो रशिया को नीचे कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि देयर हैज टू बी अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट एंड दैट आल्सो वेरी वेरी फास्ट। ये जो वहां से रिफ्यूजीज का पलायन हो रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपने देखा है कि जब रिफ्यूजीज का पलायन हुआ था इंडिया में बांग्लादेश के रिफ्यूजीज का, तो क्या हुआ था उसके बाद, किस तरीके की लड़ाई हुई थी। तो इसी तरीके से पोलैंड और रोमानिया के ऊपर भी प्रेशर पड़ जाएगा। तो दिस थिंग हैज टू बी रिजॉल्व्ड। चलो ढिल्लो साहब, मैं आपके साथ आता हूं। इन्होंने भी काफी गहराई वाली बातें कही। गलगाम घाटी मुझे याद आ गई, और उसके साथ पड़ोसी की नीयत वैसे पाकिस्तान की साफ तो रहती नहीं है, वो भी अटैक कभी ना कभी करते ही रहते हैं। तो ऐसे में क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना भी अपना फायदा देख रहा है, इमरान खान साहब भी रूस जाके आए, एनवायरमेंट की खूब तारीफ करके आए वहां से, और मंसूबा या उनका मकसद क्या था वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसे में क्या रूस पर भारत को विश्वास करना चाहिए जो रूस की इस वक्त की स्थिति बनी हुई है? देखिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि किस पे विश्वास करना या नहीं करना। हम पास्ट पे जाएंगे। रूस हमारा एलाई है और बहुत सारा इक्विपमेंट जो हमारे पास है रशियन बेस्ड है। तो हम
विश्वास की जगह उनको नाराजगी जो उनकी मोल नहीं ले सकते, और हमें इस वॉर में न्यूट्रल रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो रिश्ते तो यूक्रेन से भी अच्छे हैं। तकरीबन 150 करोड़ की जो एक्सपोर्ट अकेले पंजाब से यूक्रेन को होती है, टोटल 500-600 करोड़ की एक्सपोर्ट सिर्फ रशिया और यूक्रेन को मिला के पंजाब से है। तो रिलेशन दोनों से है, व्यापारिक भी है, एजुकेशन भी बहुत जाते हैं, एजुकेशन की हब है, वहां पे मेडिकल स्टूडेंट बहुत जाते हैं, तो हम नाराज किसी को नहीं कर सकते। और रशिया के साथ हमारे पुराने संबंध है, जब हमारे पास इक्विपमेंट है तो हमारी एक समझ लीजिए मजबूरी भी है भी उनके साथ तालमेल रखना है, क्योंकि नहीं तो हजारों करोड़ों का इक्विपमेंट जो हमारे पास है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो एक तरह से उनके साथ रखना पड़ेगा। दूसरा, चाइना को रोकने के लिए हमें रशिया को अपनी साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार में उभर के आ रहा है कि चाइना और रशिया एक साथ हो रहे हैं, और चाइना और रशिया अगर एक साथ हो जाते हैं और हम रशिया को नाराज करते हैं तो चाइना के हौसले बढ़ेंगे, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही हमें करना चाहिए। चाइना को हमने अलग से देखना चाहिए, रशिया को अलग से देखना चाहिए। जी। और गरेवाल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से 2015-14 में समझौता हुआ, उसके बाद भी ऐसी स्थिति, बार बार युद्ध की बातें कही जानी, और अब तो इतने हालात खराब हैं, वो तस्वीरें भी साथ के साथ दर्शक देख ही रहे हैं, लेकिन इन समझौतों का सिर्फ लिखित तौर पे है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के साथ भी भारत के कई समझौते हुए, लेकिन फिर भी सीज फायर का उल्लंघन। ऐसे ही समझौते यूक्रेन और रूस के बीच हुए। अब ऐसे में नाटो की जो कहते हैं कि हस्ताक्षर तो हुए हैं, तो नाटो क्या उन्हें जगह दे देगा? देखिए, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। जब ये समझौता हुआ था 2014 में, तो उस समझौते के ऊपर इन्होंने नाटो से भी साइन ले लिए और इनसे भी ले लिए, यूरोपियन से भी ले लिए और यूक्रेन से भी ले लिए। ये समझौता ये था कि ये जो दो सूबे हैं, स्टेट्स हैं, इनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। जब उसने खास करके रूस ने प्रेशर किया भाई इनको अभी इंडिपेंडेंट करो, तो उन्होंने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और उनके बारे में कभी कोई कुछ नहीं कहता कि उन दोनों सूबों की क्या हालत है, क्योंकि बहुत ज्यादा नरसंहार वहां हो रहा है अभी भी। वो तो टीवी नहीं दिखा रहा, क्योंकि टीवी सारा जो है यूरोप वाला है या अमेरिकन साइड का है। लेकिन अगर आप उस हालात के थ्रू, ये रशियन टीवी जरूर दिखाता है कुछ थोड़ा मोटा, उधर भी जंग लग रहा है। एक पंखा नहीं है, सिर्फ रशिया यूक्रेन को भी हमला कर रहा है और यूक्रेन उनसे बदला ले रहा है। तो वो अगर दिखाए तो एक्चुअल मुद्दा वही था। पहला मुद्दा तो ये था कि नाटो के साथ मत मिलो, यूरोप के साथ मत जोड़ो, और दूसरा ये भी था कि इन दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करो। वो उसने किया नहीं, क्योंकि दोनों जो सूबे हैं दोनों रशिया के नेक्ट के हैं, क्योंकि वही ज्यादातर 80% जो है वो रशियन है। लेकिन उनको किसी खास करके कोई चाल चलने की बजाय, उनको संभालने की बजाय उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। उससे रशिया ने जो है उसी का बहाना लेकर, वही बार बार दिखा रहा वो उधर भी उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया है, वही जड़ बनी है। और वो दोबारा अभी भी कह रहा है कि उस समझौते को मान लिया जाए और जो है आप लिख के दे दे कि हम यूएन नाटो में नहीं मिलेंगे और यूरोप के नहीं हिस्सा बनेंगे। तो यही तो बातें हैं जो, तो इसी के अनुसार ही इन्होंने एक्शन उल्टा लिया था। पहले तो जो उस टाइम पे रशिया पक्की गवर्नमेंट थी, इन्होंने उसको उल्टा दिया। उसके बाद इन्होंने ये भी कह दिया कि हम नाटो से मिलेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। और साथ में इन्होंने उनके ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया। और ये जो नए अभी जेलेंस्की आए हैं, जेलेंस्की जो है ये यूरोप पक्की हैं। पहला जो था वो रशिया पक्की था। अभी ये चाहता है रशिया के मेरे साथ मिलके रहें, मैं आपको मदद दूंगा। जहां तो उन्होंने वो तीनों चीजें मानी, अभी भी वही जो है समझौते में जब डिस्कशन हो रही है इन तीनों चीजों के ऊपर ही हो रही है। और बात तभी शुरू हुई थी जब जेलेंस्की ने कहा था मैं नाटो के साथ नहीं मिलूंगा और बाकी बातचीत शुरू हो जाएगी, इसी के बारे में बातचीत शुरू की। लेकिन अभी वो कह रहा है जेलेंस्की कि नहीं, आप अपनी फौजें जो इनको विड्रा करो, वार बंद करो। ये जो चीजें हैं
ये चीजें जो है सारा कुछ जो पासा जो है सारा चेंज हो रहा है। ज़ेलेंस्की का एक्चुअली आइडिया स्टिल अमेरिका के नीचे आने का नहीं है, वो बचना चाहता है, सॉरी रशिया से बचना चाहता है और वेस्ट को जाना चाहता है। और यही सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है रशिया को कि मेरी जो डिफेंस है वो टूट रही है, क्योंकि सीधा जो नाटो है रशिया के साथ आ मिलेगा और उसके ऊपर हमला करना आसान हो जाएगा। अगर ये उसका पार्ट बन जाता है यूक्रेन, तो उस चीजों को बचाने के लिए रशिया ने जो पहले तो इनको समझाया नहीं माने, फिर वार में धमकियां दी तो नहीं माने, अभी इन्होंने पूरा हमला इसी बात के ऊपर इनके ऊपर किया हुआ है और तब तक नहीं मानेगा जब तक ये तीनों चीजें नहीं मान लेता। और ये भी है कि जंग जो है स्लो चल रही है, क्योंकि खास करके यूक्रेन की तरफ से बहुत ज्यादा एक्चुअली रुकावट डाली जा रही है और उन्होंने इनको बढ़ने नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है आज रात या कल तक ये फैसला पूरा हो जाएगा, क्योंकि खार्किव तो इन्होंने ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और एक शहर और भी ले लिया है, बाकी शहर भी धीरे धीरे ले लेंगे। लेकिन लेना है कीव को आज मुश्किल है कि आज बच पाएगा कीव। और कीव ले जाए इरपिन और जो इसके साथ निकोलाइव है, वहां पर भी काफी रूस की फौज जो है वो धमाके करवा रही है, कर रही है। तो वहां पे जो लोकल वहां के रहने वाले हैं वो भी फौज के साथ आ खड़े हुए हैं। तो मैं इनके पास अपना जयवान आपके पास आना चाहूंगा। यूएनएससी की बैठक हुई, आपने भी जिक्र किया, आपातकालीन सत्र बुलाया गया, लेकिन भारत ने वोटिंग तो की नहीं, वोटिंग में शामिल भी नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या भारत पूरा दोनों तरफ एक बराबर चलेगा या ऐसी कोई रणनीति है? और इस रणनीति के साथ कूटनीति क्या कुछ लगती है आपको कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है, ये मैं पार्टी के रुख से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत जब तक अपने आप को इस जंग से दूर रख सकेगा, जब तक भारत अपने आप को नॉन अलाइड रख सकेगा और जब तक भारत अपनी राइट स्टैंड के ऊपर रुक सकेगा कि ये वायलेंस जो है जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए, तब तक भारत रुकेगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां की चॉइसेस लेनी पड़ जाए, बहुत जरूरी, क्योंकि जैसे सारे कह रहे हैं कि जंग एस्केलेट हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब तो चॉइस लेनी पड़ती है, तो उस टाइम पे के ऊपर सिचुएशन को देख के ही भारत चॉइस अपनी लेगा। पर एक बात माननी बहुत जरूरी है कि भारत एक ऐसा मुल्क है इस टाइम के ऊपर, भारत के पास मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, राइटियसनेस है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है और भारत को सारी देश मानते हैं, भारत की इज्जत करते हैं। तो इस जंग को डिप्लोमेटिकली इसका हल करने के लिए जिस तरीके की प्रेशर्स डालने हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसीज करनी है, ट्रैक टू टॉक्स करनी है और सिक्योरिटी एनालिसिस करने हैं और बड़े बड़े एनालिस्ट को भेजना है, ये सब कुछ भारत कर रहा होगा और भारत करता भी रहेगा। और एट द एंड ऑफ इट इसमें इसकी जो अगर अच्छी भूमिका होती है तो उसमें भारत ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है और भारत वो रोल प्ले कर रहा है। बाकी तो हम सारे यही खुदा से मांग सकते हैं, अपने वाहिगुरु से यही मांग सकते हैं कि ये जंग जो है ये टाइम से रुक जाए, जो कि भारत कह रहा है कि उसको रुकना चाहिए। अगर हमें डिसाइड करना ही पड़ा तो वो डिसाइड फिर वो सिचुएशन के मुताबिक होगा। चलिए जयवान जी, मेरे पास वक्त की मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, तो मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए जल्दी से? दर्शन साहब पहले आप बता दें 30 सेकंड में। देखिए, भारत की भूमिका पहले ही हम कह चुके हैं कि भारत के दोनों से संबंध है, तो इसलिए न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा। और हमें इस टाइम जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो वहां से हमारे लोगों को निकालने का है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जी चलिए ग्रेवाल साहब, आपकी नजर में, क्योंकि आप टीचर भी रहे हैं फौज में, तो ऐसे में क्या कदम अब भारत को उठाना चाहिए जो सकारात्मक निकले? सबसे पहले तो न्यूट्रल तो रहना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स में नहीं जा सकता, वो इंडिपेंडेंट है जी। और दूसरा जैसे सेफ्टी है इंडियंस की, वो तो बहुत जरूरी है। तीसरा उसको ये रोल अदा करना चाहिए कि दोनों में समझौता करा दे और इसमें दोनों की सुनते हैं, रशिया भी इनको सुनता है, यूक्रेन भी सुनता है।
इनको ज्यादा एक्टिव रोल करके ये जो है समझौता करा देना चाहिए, ताकि जो बाहर खास करके अमेरिका तो अपने इंटरेस्ट है, यूरोप को अपना इंटरेस्ट है, इंडिया को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो इसकी ज्यादा मानी जा सकती है। अगर दोनों देश चाहें तो इसकी मीडिएशन करवाई जा सकती है और इससे फायदा दोनों को ही होगा। और ये फ्यूचर में भी आगे को हमारा भी फायदा होगा, क्योंकि हमें दोनों देशों के साथ तो ताल्लुकात बढ़ेंगे ही, साथ जो यूरोप है या अमेरिका है उसके ऊपर भी हमारा प्रभाव ठीक जाता है। जी चलिए, आप सभी ने ग्रेवाल साहब, मेरे पास वक्त की कमी है और आपने अपने कीमती विचार, कीमती वक्त हमें दिया, इस गंभीर मसले पर अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ जो है वो साझा भी किए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस जरूरी वार्ता में। थैंक यू, शुक्रिया।